जो कल तक खादी को चुनौती देते थे, आज खादी पहनकर कानून सिखाते हैं। सियासत की बिसात पर कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो कानून की किताबों से नहीं बल्कि दहशत के दम पर अपना इतिहास लिखते हैं। नमस्कार, मैं अजित प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं नंबर वन शो मठाधीश। मठाधीश के आज इस शो के अध्याय में हम बात करेंगे उस बाहुबली की जिसकी कहानी क्राइम फाइल से शुरू होकर वोट बैंक की तिजोरी तक जाती है, जिसने गोलियों की गूंज से अपनी जयकार में बदल दिया और अपराध के काले दलदल को सियासत का गंगा बनाकर उसमें डिप्टी लगा लिया। आज इस एपिसोड में हम उस चेहरे से नकाब हटाएंगे जिसने खुद को मसीहा कहा, लेकिन जिसके रास्ते लाशों से होकर गुजरे थे। यानी ऐसा नाम जो लाशों पर राजनीति भी करता था और लाशों पर चलता था। ये क्योंकि यहां सिर्फ खबर नहीं थी, ये पूरा सच सामने हम आपको दिखाएंगे अपने इस मठाधीश के शो में, इसलिए देखते रहिए मठाधीश। ये वो दौर था जब लोकतंत्र बैलेट से कम बंदूक से ज्यादा तय होने लगा था। यूपी और बिहार की राजनीति में ताकत का मतलब विचार नहीं, वर्चस्व था। जिसके पास इलाका था, लड़के थे, डर पैदा करने की क्षमता थी, वही नेता का सबसे बड़ा साथी बन गया। इलाहाबाद जहां गंगा जमुनी सरस्वती का संगम है, वहीं राजनीति और अपराध का भी संगम हो चुका था। यहाँ सत्ता तक पहुंचने का रास्ता विश्वविद्यालय के हॉस्टल से लेकर माफियाओं तक अड्डा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गलियारों में किताब के साथ साथ लाठियों की भाषा बोली जानी थी। धीरे धीरे छात्र नेता माफिया बन गए और इलाहाबाद के इलाकों में वर्चस्व बनाने लगे। और इस जंग के सबसे बड़े सिपाही थे वो बाहुबली, जिनकी जड़ें इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर शहर के हर मोहल्ले तक फैली थी। कॉलेज के वो युवा जिनके हाथों में भी कलम होती थी, अब उनके इशारे पर कट्टे बोलते थे। बूथ कैप्चरिंग, धमकाना, विरोधियों का वोट रोकना, ये सब राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुका था। इलाहाबाद की उस हवा में बारूद की गंध पूरी तरह से धुल चुकी थी और किताबों के पन्नों पर खौफ की स्याही से नई इबारतें लिखी जा रही थी। देखिए, ये नॉर्थ इंडिया में तो ये माफिया अपराधी जो हैं, जो कि कानून का सहारा लेकर के और ओवरग्राउंड रहते हैं, इनका दखल 70s या 60 के दूसरे दशक से शुरू हो गया था। और उसके बाद इमरजेंसी के बाद जो है वो और ज़्यादा राजनीतिकरण हुआ अपराधों का, और अपराधों का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ इमरजेंसी के बाद जो है। ये इलाहाबाद में, उस समय इलाहाबाद जो था उसमें ये जो एक अपराध की दुनिया में उभर के आए स्वयं, ये मौला भुक्खल, ये दो भाई थे जिन्होंने अपराध की एक नई परिभाषा गढ़ी और ये राजनीतिक लोगों से भी बहुत क्लोज हुए जो है। कई बार तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ इनके फ़ोटो छपे और एक वहाँ के लोकल केंद्रीय मंत्री, स्टेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनके यहाँ इनका आना जाना बहुत रहा। तो ये इस तरह से फिर ये पॉलिटिकल प्रभाव में लोग आ गए जो है। आज कहानी उस नाम की जिसके खौफ से कभी सत्ता भी सहम जाती थी। ये दौर था जब यूपी की राजनीति में फैसले विधानसभा में नहीं, एक इशारे पर होते थे। थानों में कलम चलने से पहले लखनऊ के आका से हामी ली जाती थी। हाथों में विदेशी असलहा, पीछे गाड़ियों का कारवां और सामने कानून जो सिर्फ देखने की चीज था। ये कहानी उस बाहुबली की जिसने बंदूक की नली से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी और जुर्म की दुनिया से निकलकर सिस्टम के सीने पर अपनी समानांतर सरकार लिख दी। उसी की अदालत अलग थी, उसका कानून अलग था, उसका फैसला आखिरी माना जाता था। लेकिन सातिर अपराधी जानता था कि ट्रिगर की उम्र सीमित होती है, इसलिए वो जनता के बीच में चला जाए। वक्त रहते खादी का चोला ओढ़ ले। जो हाथ कभी गोली चलाते थे, अब वो जनता से वोट मांगने लगे। बाहुबल और धन बल के दम पर वो माननी बन गया। और फिर ऐसा दौर आया जब पुलिस उसके पीछे नहीं, उसके आगे पीछे चलती थी। लेकिन सत्ता की बिसात जब भी पलटती है तो सब कुछ खौफ के किले की तरह ढह जाते हैं। आज वही बाहुबली सलाखों के पीछे है, उसके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर की गूंज है और कानून जिसे वो कागज समझता था, आज उसी कानून से वो जवाब मांग रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरकार ताकत नहीं, कानून सबसे बड़ा होता है। एक कहावत है कि कानून के
हाथ बहुत लंबे होते हैं और उससे कोई अपराधी बच नहीं सकता। आज कहानी उस चेहरे की जिसकी मर्जी के बिना कभी यूपी की सियासत में पत्ता भी नहीं हिलता था। ये वो दौर था जब यूपी के पुलिस थानों में केस दर्ज करने से पहले लखनऊ के आका से इजाजत ली जाती थी। हाथ में विदेशी असलहा और पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला। ये पहचान थी उस बाहुबली की जिसने जराइम की दुनिया से निकलकर सत्ता के गलियारे में अपनी समानांतर सरकार चलाई, जिसके लिए कानून सिर्फ एक कागजी पन्ना था और उसकी अपनी अदालत ही अंतिम फैसला थी। और जैसा कि सब जगह हुआ, कुछ समय उपरांत ये राजनीतिक प्रभाव से आगे बढ़ करके खुद राजनीति में, चुनाव लड़ने की राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फिर ये लोग आने लगे जगह जगह। तो उसी का ये परिणाम हुआ कि 90 के दशक के अंत में फिर ये इस जो मौला भुक्खल गैंग के लोग जो थे, तो ये नई पीढ़ी जब आई तो इन्होंने फिर जो है राजनीति में प्रवेश किया और सभी पार्टियों में एक एक घुस करके, प्रवेश करके और अपना एक पूरा अच्छा खासा नेटवर्क बना के और एक राजनीतिक ताकत हासिल कर लिया इन लोगों ने जो है। लेकिन अपराधी को पता था कि जुर्म की उम्र बहुत छोटी होती है, इसलिए उसने पहन ली खादी। जो हाथ कभी ट्रिगर पर होते थे वो अब जनता के सामने वोट के लिए जुड़ रहे थे। बाहुबल और धन बल के दम पर उसने विधानसभा की दहलीज भी लांघ दी और देखते ही देखते वो माननीय बन गया। अब पुलिस उसके पीछे नहीं, उसकी सुरक्षा घेरे में खड़े नजर आने लगी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा किसी का नहीं रहता है। सत्ता की बिसात बदली तो मठाधीश का किला भी दरकने लगा। जिन हाथों में कभी खौफ की इबारत लिखी थी, आज उन पर कानून की बेड़ियां हैं। अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर गरज रहे हैं और सलाखों के पीछे बैठा बाहुबली अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा है, क्योंकि अंततः लोकतंत्र में कानून से बड़ा कोई बाहुबली नहीं होता। ये इसकी शुरुआत जैसा मैंने बताया, ये 70s में मौला भुक्खल, ये दो भाई थे, इन्होंने किया था। तो ये जो इस समय उदय भान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया वगैरह हैं, ये सब भुक्खल के बेटे हैं। उनका भी नाम कुछ वशिष्ठ नारायण करवरिया था मोस्ट प्रोबेबली। तो उन लोगों ने उस समय वहाँ के एक IPS सीनियर अधिकारी को काफ़ी ह्यूमिलेट किया था अपने क्षेत्र में। फिर बाद में पुलिस ने काफ़ी फोर्स ले जा करके और काफ़ी वहाँ सख्त कार्रवाई की थी। वो कार्रवाई पहली बार एक सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ मानी जाती है। लेकिन उसके बाद राजनीतिक प्रभाव बढ़ जाने के कारण ये कार्रवाइयों को हमेशा दबाते रहे और कोई सार्थक कार्रवाई कभी इनके खिलाफ हो नहीं पाई। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जिसे कभी इलाहाबाद कहा जाता था, सिर्फ संगम की धरती नहीं बल्कि ऐसी सियासत की जमीन भी है जहां सत्ता और बाहुबल अक्सर साथ साथ चलते रहे। इसी धरती से जुड़ा रहा बाहुबली नेता उदय भान करवरिया का जन्म यहीं पर हुआ। उनका घर परिवार यहीं पर रहा और यहीं से उनकी पहचान बनी। प्रयागराज की गलियों से निकलकर करवरिया नाम धीरे धीरे स्थानीय राजनीति में असर दिखाने लगा। नाम के साथ जुड़ता गया रुतबा और रुतबे के साथ जुड़ती गई ताकत। इलाहाबाद की उत्तरी विधानसभा सीट से उदय भान करवरिया विधायक बने और एक नहीं, बीजेपी के टिकट पर दो बार सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का यह सफर आसान नहीं था। लेकिन करवरिया परिवार का दबदबा इस रास्ते को आसान बनाता चला गया। प्रयागराज की राजनीति में करवरिया नाम सिर्फ चुनावी पोस्टरों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो नाम बन गया जिसे सुनकर भरोसा समर्थक करते थे और विरोधी सतर्क हो जाते थे। लेकिन जिस जमीन ने उन्हें पहचान दी, उसी जमीन ने एक दिन उसके सबसे बड़े आरोप को भी जन्म दिया। ऐसा आरोप जिन्होंने बाहुबली की छवि को अपराध के कटघरे में खड़ा कर दिया। एक कहानी सत्ता तक पहुंचने की भी है, उस सत्ता के पीछे छुपी ताकत, डर और विवादों की भी है, जहां राजनीति और अपराध के बीच रेखा धीरे धीरे धुंधली होती चली जाती है। प्रयागराज की गलियों में करवरिया नाम का मतलब सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक पावर सेंटर था। दो बार विधायक की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता फूलों से नहीं बल्कि रसूख की उन ईंटों से बना था जिस पर किसी की असहमति की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जिस सत्ता का चमक उदय भान के माथे पर तिलक बनकर सजा था, उसी के पीछे एक काला साया भी चल रहा था। 1996 की वो शाम जब सिविल लाइंस की सड़कों पर कानून का इकबाल नहीं बल्कि बाहुबलियों की बंदूकें बोल रही थी। 3 कत्ल,
और उन कत्ल की गूंज ने उदयभान को सत्ता के शिखर से सीधे कटघरे तक खींच लिया। अदालत ने कहा ताउम्र जेल, कानून की किताब ने लिखा उम्र कैद, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि 3 जिंदगियों को सरेसाम खत्म करने की कीमत सिर्फ 3200 दिन हो सकती है। ये वह वक्त है जो किसी छोटे मोटे जुर्म के लिए भी कम पड़ जाए, लेकिन यहाँ 3 कत्ल के गुनाहगार के लिए ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट साबित हुआ। जेल की दीवारें उन बाहुबलियों के लिए शायद मोम की साबित हुई। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन मिलता रहा है। जब जवाहर यादव सिटिंग विधायक की हत्या हुई थी तो उस समय भी इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जांच कभी पूरी नहीं होने दी और सीआईडी को जांच ट्रांसफ़र करा लिया। जब भी सीआईडी चार्जशीट लगाती थी तो तुरंत सरकार से आदेश आ जाता था कि दूसरे अधिकारी से जांच कराई जाए, सेक्टर बदल दिया जाए। इस तरह से ये बहुत लंबे समय तक जांच इधर उधर टलती रही, जांच पूरी नहीं होने पाई इनके उसमें जो है। उसके बाद जब चूंकि वो जो विधायक जवाहर यादव थे वो सपा के थे, तो बाद में उनकी पत्नी विधायक बनी। उन्होंने बहुत प्रयास किया, मुलायम सिंह की जब मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार आई, तब भी बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन इन लोगों ने वहाँ भी इतना प्रभाव बना लिया था कि उसमें कोई कार्रवाई होने नहीं पाई। और काफ़ी समय के उपरांत फिर कोर्ट में, हाई कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, तब जाके इसमें चार्जशीट लगी। उसके बाद 2018 में या 19 में, मैं ठीक से मुझे ये साल याद नहीं पड़ रहा है, जब केस कोर्ट में चल रहा था, काफ़ी एडवांस स्थिति में था, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने वो केस वापस लेने की एक एप्लीकेशन लगाया कोर्ट में। जिनके पास सत्ता का ताप और रसूख की चाबी थी, उदयभान वापस उसी प्रयागराज पहुंचे जहां से उनका साम्राज्य शुरू हुआ था। समर्थकों के लिए राजा की वापसी थी, लेकिन कानून को मानने वालों के लिए ये न्याय का विसर्जन था। जब एक बाहुबली जेल से छूटकर फिर से उसी जमीन पर अपनी सत्ता का बिगुल फूंकता है तो उन तमाम गवाहों और पीड़ितों के गाल पर तमाचा होता है जिन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया था। प्रयागराज गवाह है, सियासत जीत गई और इंसाफ एक बार फिर हार गया। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन प्रयागराज में इतिहास ने खुद को पलट दिया है। जिस रसूख के सामने कभी एसएसपी ने हाथ जोड़े थे, आज उसी रसूख के सामने सिस्टम ने दया का दरवाजा खोल दिया। उदयभान करवरिया आजाद थे, लेकिन क्या कानून का वो इकबाल भी आजाद था जो हर नागरिक को बराबर मानता है? जिस दिन उदयभान करवरिया जेल की सलाखों के बाहर निकला, उसी दिन ये सवाल भी बाहर आ गया, आखिर कौन है उदयभान करवरिया और किस मिट्टी से बना है उसका डर? उदयभान करवरिया कोई साधारण नाम नहीं है, ये उस आपराधिक विरासत की अगली कड़ी है जिसकी नींव उसके पिता भुक्कल महाराज ने रखी थी। जी हां, इलाहाबाद में एक दौर ऐसा भी था जब अदालत से ज्यादा असरदार नाम था भुक्कल महाराज। कारोबारी हिसाब किताब से पहले और पुलिस कार्रवाई से पहले एक सवाल पूछा जाता था, भुक्कल महाराज क्या सोचते हैं? भुक्कल महाराज सिर्फ माफिया नहीं थे, वो खौफ की चलती फिरती परिभाषा था। पूर्वांचल में कानून की किताब में था और सड़कों पर भुक्कल महाराज। इस खौफ की कहानी साल 1981 में इतिहास बन गई। आपकी वजह से आज मैं प्रदेश के सबसे बड़े बदमाश को देख पाया। ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे कि आखिर भुक्कल महाराज और फिर उदयभान करवरिया कि आखिर सच क्या है, सत्ता से AK-47 तक का या AK-47 से सत्ता तक का पूरा सफर। तारीख थी साल 1981, जगह इलाहाबाद के एसएसपी हरिदास राव का दफ्तर। यूपी के गृह मंत्री चौधरी नौनिहाल से एक युवक को साथ लेकर पहुंचते हैं और गर्व से कहते हैं, ये हैं भुक्कल महाराज। एसएसपी का जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, मंत्री जी आपकी कृपा है जो प्रदेश के सबसे बड़े बदमाश की शक्ल देख ली। एक ऐसा दौर जब एक माफिया की पहुंच सीधे गृह मंत्री के बगल वाली कुर्सी तक थी। नतीजा ये हुआ कि सीएम वीपी सिंह ने मंत्री से विभाग छीन लिया और एसएसपी सस्पेंड हो गए। लेकिन इसी भुक्कल महाराज की कोख से जन्म लिया उस खौफ ने जिसे आज दुनिया उदयभान करवरिया के नाम से जानती है। जुर्म उदयभान के लिए कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक विरासत थी। पिता से मिला वो नाम जिसके खौफ से इलाहाबाद के कारोबारी खिड़कियां बंद कर लेते थे। उदयभान ने उस खौफ को सफेद पोश चोला पहनाया
और 2 बार विधायक की कुर्सी तक जा पहुंचा। लेकिन साल 1996 में सिविल लाइंस की सड़कों पर जो खूनी मंजर दिखा, जो खूनी खेल हुआ, उसने साबित कर दिया कि महाराज का राज बारूद के दम पर चलता था। 3 कत्ल, सरेआम गोलियों की बौछार, वो भी AK-47 से, और दफ्तरों तक चला इंसाफ का इंतजार। 2019 में जब उम्र कैद हुई तो लोगों को लगा कि विरासत का वो खूनी अध्याय अब बंद हो जाएगा। लेकिन सियासत की मेहरबानी देखिए, उम्र कैद की मियाद सिर्फ 8 साल 9 महीने और 11 दिन में सिमट गई। जिस बाहुबली के खानदान ने कभी सरकारों के मंत्री बदलवा दिए थे, आज उसी खानदान के वारिस के लिए जेल के नियम बदल गए। 1981 में एक मंत्री की कुर्सी गई थी और 2026 की दहलीज पर एक कातिल की सजा। ये रिहाई अच्छे आचरण का सर्टिफिकेट है या आने वाले चुनाव में बाहुबल की जरूरत? प्रयागराज के संगम पर इंसाफ की अर्थी तैर रही है और सत्ता के गलियारों में फिर से वही पुराना खौफ मुस्कुरा रहा है। लेकिन वो उच्च कोर्ट के हस्तक्षेप से वो वापस नहीं हो पाया केस, और उसके थोड़ा दिन बाद जो है इन लोगों को सज़ा हो गई, उम्र कैद की उसमें सज़ा। ये ध्यान रखने की बात है कि ये दिन दहाड़े सिविल लाइंस में ये मर्डर हुआ था, जिसमें तत्कालीन सिटिंग विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की हत्या हुई थी। उसमें 1-2 लोग और मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। और इसमें गवाहियाँ जो है उन घायल लोगों की भी गवाहियाँ थी, जिनको बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रायल्स में माना जाता है, आपराधिक ट्रायल्स में। इसके बाद भी सरकार ने उस केस को वापस लेने की कोशिश की, और लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और उनको सज़ा हो गई। उसके बाद ये नैनी जेल में ही रहे, जबकि सरकार जो है छोटे छोटे अपराधियों को तुरंत जेल बदल कर देती है। इनको जेल बदली नहीं की गई, और ये सभी लोग एक जगह रह करके और वहाँ से अपना साम्राज्य चलाते रहे मोबाइल नेटवर्क के जरिए, और इसमें सरकार का इसमें पूरा संरक्षण इनको प्राप्त रहा। इसके उपरांत अब आप जैसा बता रहे हैं कि 7-8 साल की सज़ा पूरी होने पर ही उसमें से एक को बाकी सज़ा माफ़ कर दी गई, तो ये तो बिल्कुल असंवैधानिक और संवैधानिक मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ काम हुआ है। 8 साल 9 महीने 11 दिन, कैलेंडर के पन्नों पर यह सिर्फ गिनती भर है, लेकिन अदालत के बाहर खड़े सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या इंसाफ की उम्र भी इतनी ही रह गई है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की सियासत में उभरा एक नाम, उदयभान करवरिया। इलाहाबाद उत्तरी सीट से विधायक, बीजेपी के टिकट पर 2 बार सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा उदयभान करवरिया यानी बाहुबली। आरोप कोई सियासी बयान नहीं थे, आरोप थे AK-47 की गोलियों के अपने ही जैसे एक विधायक, उसके ड्राइवर और एक राह चलते बेगुनाह, तीनों की गोलियों से छलनी कर देने का इल्जाम। ये 3 फायर नहीं थे, ये 3 हादसे नहीं थे, ये 3 जिंदगियों की सरेआम हत्या थी। अदालत ने फैसला सुनाया और उम्र कैद की सजा। लेकिन जब उम्र कैद का हिसाब खुला तो सजा सिमट कर रह गई, महज 8 साल 9 महीने 11 दिन। यानी सवाल ये नहीं कि कत्ल कितने सवाल के लिए हुए हैं, कत्ल करने वाला कितना रसूखदार है। ये कहानी सिर्फ उदयभान करवरिया की नहीं, ये कहानी उस सिस्टम की है जहां जुर्म भारी होता है और सजा अक्सर हल्की पड़ जाती है। ये बात बाहुबली उदयभान करवरिया ने अपने रसूख और अपनी सजा को कम कराकर सबको बता भी दिया था, दिखा भी दिया था और जता भी दिया था, और ये साबित कर दिया था कि उससे बड़ा कोई नहीं है, उसके सामने कानून भी सिर झुकाता है। बात 90 की दशक की है। 13 अगस्त 1996, इलाहाबाद का पॉश इलाका, सिविल लाइंस। सूरज ढलने से पहले शहर में मौत का तांडव हुआ। सरेआम AK-47 गरजी और सपा विधायक जवाहर पंडित का शरीर छलनी हो गया। उस समय जो CRPC लागू थी, उसकी धारा 432, 433A के तहत उम्र कैद प्राप्त ऐसे लोगों की सज़ा कम से कम 14 साल उनको एक्चुअल जेल में काटें तब माफ़ की जा सकती है। 14 साल से पहले सज़ा माफ़ नहीं की जा सकती है। और राज्यपाल और राष्ट्रपति को इसमें अधिकार प्राप्त है कि वो 14 साल के पहले भी लोकहित में अगर चाहें, पब्लिक इंटरेस्ट में, तो माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप देख रहे हैं कि किसी अपराधी की सज़ा माफ़ करने में अपने आप में कोई लोकहित नहीं है, तो ये भी एक संवैधानिक मर्यादा का खुलेआम उल्लंघन हुआ है, और ये एक अच्छा एक नज़ीर कोई नहीं बन रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ड्राइवर और एक राहगीर भी उसी बारूद के भेंट चढ़ गए। प्रयागराज की राजनीति में ये वो खूनी मोड़ था जिसने करवरिया परिवार की दहशत पर मोहर लगा दी थी। सालों तक पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहा।
23 साल बाद 2019 में जब कोर्ट ने उम्र कैद सुनाई तो लगा कि कानून की लाठी चल गई है, लेकिन उम्र कैद शब्द की परिभाषा शायद बाहुबलियों के लिए अलग से लिखी गई है। 5 साल पहले जिस शख्स को ताउम्र जेल में रहने की सजा मिली थी, वो आज अपने घर के ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा है। सरकारी फाइलों में उनके अच्छे आचरण की स्याही इतनी गाढ़ी निकली कि 3 कत्ल के दाग धुल गए सिर्फ 8 साल 9 महीने और 11 दिन। क्या 3 हत्याओं की कीमत बस इतनी ही है? यूपी की सियासत में करवरिया परिवार का अपना वोट बैंक है, अपना रसूख है। सवाल यह है कि क्या जेल से रिहाई का रास्ता अच्छे आचरण से तय हुआ या आने वाले चुनाव की बिसात पर कोई नई चाल चली गई है? कानून की किताब वही है, लेकिन पन्ने रसूखदारों के लिए कितनी तेजी से पलटते हैं। उदय भान की ये रिहाई इसकी सबसे ताजा मिसाल है। इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। ये अपराधियों ने अच्छी राजनीतिक पहुंच बना ली है। आपको याद हो मधुमिता हत्याकांड में सजा प्राप्त माफिया अमरमणि त्रिपाठी की सजा भी माफ़ कर दी है सरकार ने और वो जेल से बाहर हैं। इसके अतिरिक्त एक दूसरे अपहरण के मामले में कोर्ट से बार बार, हाई कोर्ट से बार बार आदेश होने के बाद भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये सब बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। ये एक लंबे समय से ऐसा चलता रहा है और उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी अग्रणी रहा है। माफिया कार्रवाइयाँ यद्यपि बेसिकली मुंबई से शुरुआत मानी जाती है 60s से, लेकिन उनका राजनीतिकरण जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से हुआ और पिछले करीब 3 दशक में ये राजनीतिकरण जो है बहुत व्यापक और बहुत गहरा हो गया है। प्रयागराज संगम की धरती, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती शांति का वादा करती हैं, लेकिन 13 अगस्त 1996 की उस शाम संगम की धाराएं भी सिहर उठी थी, हिल उठी थी। शहर के दिल सिविल लाइंस में कानून नहीं गोलियां बोल रही थी, और वो भी AK-47 की। गोलियों की तड़तड़ाहट सिर्फ जवाहर पंडित का सीना नहीं चीर रही थी, वो कानून व्यवस्था की रीढ़ को गोलियों के बेग से तोड़ रही थी। 3 शरीर जमीन पर पड़े थे, खून से लथपथ थे, सड़क खामोश थी और हवा में बारूद की खुशबू थी। डर था जो एक साथ तैर रहा था। उंगलियां उठी उसी नाम पर जिसका प्रयागराज की सत्ता में दखल था, जिसकी सियासत में दहशत का वजन था, करवरिया परिवार। वक्त बीतता गया, फाइलें पलटती रहीं, गवाह बदलते रहे और इंसाफ अदालत की तारीखों में उलझा रहा। फिर आया 2019 जब कोर्ट ने कहा उम्र कैद लगा दे, लेकिन देर से सही न्याय ने दस्तक दी है। लेकिन इंसाफ का यह दरवाजा ज्यादा देर खुला नहीं रहा, क्योंकि सरकारी कागजों में उम्र कैद का मतलब निकला 8 साल 9 महीने 11 दिन। अदालत ने लिखा ताउम्र जेल, लेकिन सिस्टम ने पढ़ा समय से पहले रिहाई। सबको पता होगा उम्र कैद का मतलब ताउम्र होता है, टिल डेथ, और एक उम्र कैद होता था जो पहले जमाने में होता था लगभग 24 साल का। दिन और रात मिलाकर लगभग 14 साल में लोग बाहर आ जाते थे। लेकिन उदय भान करवरिया ने सिस्टम को अपने हिसाब से चलाया। अदालत के आदेश के बावजूद उसकी सजा कम हो गई। प्रयागराज, जिसे संगम की शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन उस शाम संगम की लहरें भी सहम गई थी। शहर के बीचों बीच सिविल लाइंस में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। AK-47 की तड़तड़ाहट ने सिर्फ जवाहर पंडित का सीना नहीं छलनी किया, बल्कि यूपी की कानून व्यवस्था को भी बेदम कर दिया। 3 लाशें सड़कों पर खून से लथपथ थी, बिखरा हुआ खून और हवा में तैरता बारूद का धुआं। इल्जाम लगा उस खानदान पर जिसका प्रयागराज की सत्ता और सियासत पर सिक्का चलता था, करवरिया परिवार। 2019 में जब कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई तो लगा न्याय की देवी ने अपनी पट्टी खोल दी है। लेकिन वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि उम्र कैद के मायने ही बदल गए। क्या आपने कभी सोचा है कि 3 इंसानों के कत्ल की कीमत क्या है? सरकारी फाइलों के मुताबिक सिर्फ 8 साल 9 महीने और 11 दिन। अदालत ने कहा था ताउम्र जेल, लेकिन रसूख की कलम से लिखा समय से पहली रिहाई। जेल की काल कोठरी से सत्ता के गलियारों तक का सफर सिर्फ 3200 दिनों में पूरा हो गया। उदय भान करवरिया के घर के बाहर जश्न का माहौल था, ढोल बज रहे थे, मिठाई बंट रही थी, लेकिन प्रयागराज की ही एक दूसरी गली में सन्नाटा पसरा था। वहां एक विधवा आज भी उन 28 सालों का हिसाब मांग रही है जो उसने कोर्ट की सीढ़ियों पर गुजार दिए। ये रिहाई अच्छे आचरण का इनाम है, आने वाले चुनाव की बिसात पर बिछाया गया कोई ब्राह्मण कार्ड। जब कत्ल के दाग चंद सालों में धुल जाएं तो समझ लीजिए कि इंसाफ की तराजू अब रसूख के वजन से झुकने लगा है। मैं वहाँ SSP था करीब 80-82 दिन, तो कोई ख़ास ऐसा मामला सामने नहीं आया।
लेकिन उसके बाद मैं 97 से 99 करीब 2.25 साल डीआईजी रेंज था, तब जरूर कुछ कार्रवाइयाँ हुई थी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि राजनीतिक दखल इन लोगों का इतना ज़्यादा था अभी, कि जो तफ्तीश कोई जाती थी वो सीआईडी में जाके दफन हो जाती थी वहाँ जा कर के। और ये जो 96 की घटना है जवाहर यादव के हत्या की, उसमें मेरे ख्याल में 13-14 में जाकर के 2012-13 के आसपास, ये 14 में चार्जशीट लग पाई। आप समझिए करीब 16-17 साल तक ये तफ्तीश में इसको लटका के रखा, राजनीतिक प्रभाव के कारण जो है। ये इसी बात का संकेत देता है कि इन लोगों का कितना व्यापक पहुंच राजनीति के क्षेत्र में है। प्रयागराज, जिसे दुनिया की धरती संगम कहती, वहीं करवरिया परिवार के लिए रेत और शराब सिर्फ धंधा नहीं, विरासत थी। अवैध शराब और अवैध रेत के खनन की इस कहानी की शुरुआत आज के करवरिया बंधुओं से नहीं होती, बल्कि उनके दादा जगत नारायण करवरिया से होती है। जगत नारायण ने इलाहाबाद की जमीन पर अवैध कारोबार की पहली लकीर खींची थी, लेकिन उसे जल्द समझ में आ गया कि धंधा तभी चलेगा जब सत्ता की छाया उसके साथ होगी, यानी व्हाइट कॉलर होगी। इसी तलाश में उसने राजनीति में उतरने की कोशिश की, लेकिन ना तो वो अपने कारोबार को बहुत बड़ा बना सके, ना ही राजनीति में कोई मुकाम हासिल कर पाया। 70 का दशक आया और पिता ने अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाएं अपने बेटे के कंधों पर डाल दी। नाम था वशिष्ठ नारायण करवरिया उर्फ भुक्कल महाराज। भुक्कल महाराज अपने पिता से अलग था। जहां पिता मौके ढूंढता था, वहीं बेटा मौके पैदा करता था। वो ज्यादा शातिर था, ज्यादा चालाक था और सिस्टम को अंदर से पकड़ना जानता था। धंधा अब सिर्फ शराब और रेत तक सीमित नहीं रहा, अब उसमें जुड़ गया खौफ, हथियार और राजनीतिक रसूख। यहीं से करवरिया परिवार का नाम इलाहाबाद की गलियों में डर की तरह फैल गया। और यही वो विरासत थी जिसे आगे चलकर उदयभान करवरिया और उसके भाइयों ने खतरनाक मोड़ तक पहुंचाया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये असली अध्याय शुरू होता है। यानी अभी तो ये टेरर था, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो उदयभान करवरिया कोई आम आदमी नहीं है। प्रयागराज के संगम पर आस्था नहीं बहती, यहाँ की रेत के नीचे रसूख और खून के पुराने राज दफन है। इस खूनी विरासत की पहली ईंट रखी थी जगत नारायण करवरिया ने। अवैध शराब की भट्टियां और यमुना के घाटों पर उठती रेत, ये वो धंधा था जिसने जगत ने शुरू किया था, लेकिन वो इसे पावर में नहीं बदल पाया। वो सियासत के दरवाजे पर दस्तक तो देता रहा, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। फिर 70 का दशक आया और जगत ने मैदान में उतारा अपने सबसे बड़ा मोहरा, अपना सातिर बेटा वशिष्ठ नारायण और भुक्कल महाराज को। यहीं से करवरिया खानदान का नाम दहशत की डिक्शनरी में शामिल हो गया। उस समय तो इन लोगों का उतना प्रभाव नहीं था, क्योंकि उस समय माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। और ये मैंने 3 दशक की बात कही है, उसमें 3 दशक में कल्याण सिंह जी का कार्यकाल जो है काफ़ी अपवाद रहा है। उन तक अपराधियों की पहुंच नहीं हो पाती थी। और उनका जो दूसरा कार्यकाल था उसमें यद्यपि काफ़ी दखल होने लगा था, लेकिन फिर भी कल्याण सिंह जी के पास तक जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो ऐसा कोई नहीं था। लेकिन वहाँ ज़रूर कुछ विधायक और कुछ इम्पॉर्टेंट मंत्री लोग जो हैं मेरे तबादले का लगातार प्रयास करते थे, लेकिन वहीं के कुछ महत्वपूर्ण लोग, उनको लगता था कि भाई नहीं, अधिकारी को रहना चाहिए इसको। और मुख्यमंत्री जी भी उस तबादले के बाद से सहमत नहीं हो पाते थे। हो सकता है ये लोग मुख्यमंत्री तक पहुंच ही ना पाए हों, तो इसके कारण मैं वहाँ लंबे समय तक रहा। मेरा सबसे लंबा कार्यकाल जो है आज तक का जो है वो डीआईजी रेंज इलाहाबाद का ही है। भुक्कल महाराज ने अपने पिता के कच्चे धंधे को अब पक्का साम्राज्य बना दिया। भुक्कल वो शतरंज का खिलाड़ी था जिसने अतीक अहमद जैसे प्यादों को चलना सिखाया। भले ही बाद में वही प्यादा उसकी मौत की वजह बना, लेकिन भुक्कल ने अपनी मौत से पहले अपने बेटे उदयभान के लिए वो बिसात बिछा दी थी जहां जुर्म की काली कमाई पर राजनीति का सफेद तिलक लग सके। जब उदयभान जेल की दहलीज पार कर बाहर आए थे तो ये सिर्फ एक सजा की माफी नहीं थी, ये उस पुश्तैनी रसूख की जीत थी जो जगत नारायण की शराब की भट्टियों से शुरू होकर भुक्कल की दहशत से होती हुई आज की सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई। चालाकी और समझदारी के दम पर भुक्कल महाराज ने पुश्तैनी अवैध धंधे को सिर्फ जिंदा नहीं रखा, बल्कि उसे फैलाया भी।
धंधे के साथ साथ उसने राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। नाम चलता था, दबदबा चलता था, लेकिन चुनावी सियासत की कुर्सी उसे हमेशा फिसलती रही। अब बारी थी अगली पीढ़ी की। भुक्कल महाराज के बेटे सूरजभान करवरिया और छोटे बेटे कपिल मुन करवरिया दोनों को पुश्तैनी कारोबार में खासी दिलचस्पी थी। वे शुरू से ही पिता के साथ अवैध शराब के और रेत खनन के धंधों में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल रहे। लेकिन फर्क साफ था, नाम तो ढो रहे थे पर खौफ नहीं गढ़ पा रहे थे। चाहकर भी पिता जैसी पकड़ और चालाकी दोनों नहीं ला सके। अब बचा बीच का बेटा उदय भान करवरिया, जो इन सब से बिल्कुल अलग था। बचपन में ना मारपीट में रुचि, ना झगड़ों में दिलचस्पी। वो किताबों में खोया रहने वाला एक लड़का था, पढ़ाई में तेज, समझ में आगे। शायद यही वजह थी कि भुक्कल महाराज ने भी अब पढ़ाई में कभी दीवार नहीं खड़ी की। नतीजा ये हुआ कि उदय भान करवरिया ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की और अच्छे अंकों के साथ पास हुए। एक ऐसा लड़का जो खौफ की विरासत वाले घर में पैदा हुआ, लेकिन जिसकी शुरुआत पहचान हथियार नहीं किताबें थी। यहीं से करवरिया परिवार की कहानी एक नया मोड़ लेती है। 70 और 80 के दशक का वो दौर जब करवरिया खानदान की पहचान यमुना की अवैध रेत और देसी शराब के काले धुएं से होती थी। मेरे पास भी ये कपिल मुनि करवरिया दो एक बार आए थे और इन्होंने यही कहा था कि साहब हमको पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस हमको अपराधी बनाने में तुली हुई है। तो ऐसा कहा इन्होंने। मेरे पास वो लोग आते थे। ये उस समय अतीक अहमद भी मेरे पास से शिकायत लेके आए थे। तो हमने उनको यही आश्वासन दिया था कि कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी, गलत कार्रवाई नहीं होगी और किसी पूर्वाग्रहग्रस्त होकर कार्रवाई हमारे टाइम में नहीं हो सकती है और जो भी उनको कुछ कहना हो वो लिख के देंगे तो उसकी जांच कराई जाएगी। भुक्कल महाराज के घर में हथियारों की नुमाइश आम थी। रहा था नहीं, ऐसा नहीं है। करवरिया ब्रदर्स को वहाँ शहर से अनुग्रह नारायण सिंह जैसे एक ईमानदार, एक फकीर टाइप का वो व्यक्ति है जिसने इनको हराया था। तो जनता कोई अपराधियों को, ये मैं डाउट क्लियर कर दूं, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि जनता अपराधियों को कोई पसंद नहीं करती है। आपको अगर याद हो कि कुख्यात जो पहले उत्तर भारत के माफिया थे, हरिशंकर तिवारी, उनको एक, मैं नाम पूरा बोलूँ, राजेश मिश्रा या राजेश त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि वहाँ एक कब्रिस्तान में, वहाँ स्मशान घाट में लोगों को पानी पिलाते थे झोपड़ी लगा करके, उस व्यक्ति ने इनको हरा दिया था, इनके क्षेत्र से हरा दिया था। दो बार हराया उसने। तो इस तरह के उदाहरण जो है दर्जनों हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ खतरनाक अपराधी और बड़े बड़े माफिया बहुत साधारण व्यक्ति से हार गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सही लोग जो हैं, ईमानदार लोग आते ही नहीं है सामने, तो जनता क्या करे, घर से बुला के थोड़ी किसी को जिता देंगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इनका हराना मुश्किल है। कोई सामने आता है तो ये लोग हरा दिए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पिता की राजनीति की दहलीज पर रह गया खौफ था, नाम था, लेकिन किस्मत में सत्ता नहीं थी। माफिया डॉन भुक्कल महाराज उर्फ वशिष्ठ नारायण करवरिया ने जब राजनीति में कदम रखने की कोशिश की तो अपराध की दुनिया का बादशाह सियासत में एक आम उम्मीदवार बनकर रह गया। इलाहाबाद उत्तरी और इलाहाबाद दक्षिणी 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, दमखम झोंकी, लेकिन हर बार हार हाथ लगी। राजनीति ने भुक्कल महाराज को कभी अपनाया नहीं अपराध की दुनिया में, हालांकि उसका सिक्का चलता था। पूर्वांचल में कुख्यात नाम अतीक अहमद उसी भुक्कल महाराज की पाठशाला से निकला शागिर्द था। लेकिन यहां गुरु शिष्य का रिश्ता ज्यादा देर नहीं टिकता। वक्त आया,
और शागिर्द ने ही उस्ताद को रास्ते से हटा दिया। भुक्कल महाराज की हत्या के बाद यमुना के घाट, रेत खनन, रियल एस्टेट और सरकारी ठेकों का अवैध साम्राज्य सीधे अतीक के कब्जे में चला गया। जहां पिता हार गया वहीं बेटे ने बाजी मार ली। भुक्कल महाराज की मौत के बाद उदयभान करवरिया ने साल 2002 में 12 विधानसभा सीट से दर्ज कर परिवार को पहली बार सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया। 2007 में बीजेपी के टिकट पर उदयभान दोबारा विधानसभा जीते, लेकिन विरासत सिर्फ राजनीति नहीं थी, अपराध भी साथ आया। पिता की तरह उदयभान ने भी अतीक अहमद से सीधे दुश्मनी ठान ली। यह अदावत इतनी बढ़ी कि एक समय का खौफ बना अतीक उदयभान करवरिया का नाम सुनकर रास्ता बदलने लगा। जिस पूर्वांचल को कभी अतीक कंट्रोल करता था, वही अब उदयभान करवरिया नाम नया डर बनकर उभर रहा था। अतीक भी रास्ता बदल दे। समझिए उदयभान करवरिया का दहशत और खौफ कितना था कि अतीक अहमद जैसा माफिया भी रास्ते चेंज कर देता था करवरिया को देखकर। जुर्म की दुनिया में एक कहावत है, चेला जब गुरु से आगे निकल जाए तो गुरु की खैर नहीं। प्रयागराज का वो गॉड फादर जिसका नाम भुक्कल महाराज था, उसने कभी एक लड़के की उंगली थामकर उसे अपराध की गलियां दिखाई थी और उस लड़के का नाम था अतीक अहमद। ये तो पुलिस पे सरकार का दबाव होता है, सरकार कहती है तो डीएमएसपी रिपोर्ट लगा देते हैं, और अदरवाइज 20-20, 25-25, 30-30 साल वालों की आचरण की खराब रिपोर्ट लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि इस दौरान जेल में कैसा आचरण है ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अच्छे आचरण पे सज़ा माफ़ तभी की जा सकती है जब कम से कम 14 साल पूरे कर लिए हों। धारा 433A CRPC सुप्रीम कोर्ट तक गई है ये मामला, और ये बिल्कुल सही ठहराया गया है। 14 साल से पहले उम्र कैद की सज़ा माफ़ नहीं की जा सकती है। ये गलत किया है इन लोगों ने जो भी किया है। आचरण का इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है, आचरण कैसा भी हो 14 साल के पहले नहीं माफ़ की जा सकती सज़ा। जो सबसे बड़ा माफिया पूर्वांचल का बन गया था एक समय, लेकिन सियासत की हसरत और रेत के अवैध कारोबार की भूख ने चेले को गद्दार बना दिया। अतीक ने अपने ही गुरु भुक्कल महाराज का लहू बहाया और यमुना के घाटों से लेकर शहर के ठेकों तक अपना खूनी साम्राज्य खड़ा कर लिया। लगा कि करवरिया खानदान का नाम मिट्टी में मिल गया, लेकिन इस खौफनाक कहानी का इंटरवल अभी बाकी था। साल 2002 भुक्कल महाराज के बेटे उदयभान करवरिया ने पिता की हार और हत्या का बदला लेने के लिए सफेद पोश रास्ता चुना। बीजेपी के टिकट पर 12 से जीत हासिल की और पिता का वो सपना पूरा किया जिसे दुनिया सियासी ताकत कहती है। लेकिन उदयभान के सीने में इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई थी। देखते ही देखते उदयभान ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली कि वो अतीक अहमद जिसके नाम से पूरा इलाहाबाद कांपता था, वो खुद उदयभान के रास्ते से हटने लगा। गुरु के बेटे ने चेले को उसकी औकात बता दी थी। ये जंग अब सिर्फ जुर्म की नहीं बल्कि प्रयागराज के असली सुल्तान की थी। लेकिन 1996 का वो जवाहर पंडित हत्याकांड उदयभान के पैरों की बेड़ी बन गया। उम्र कैद हुई तो लगा कि अतीक से शुरू हुई ये जंग अब सलाखों के पीछे खत्म होगी। मगर कुदरत का खेल देखिए, जिस अतीक ने गुरु को मारा था वो आज खाक में मिल चुका है, मिट्टी में मिला दिया गया है। और जिस उदयभान को ताउम्र जेल में सड़ना था वो महज 8 साल 9 महीने और 11 दिन में आजाद हो गया जेल की सलाखों से। सत्ता मिलते ही उदयभान करवरिया ने पहला सबक याद रखा, राजनीति को हथियार बना सकते हैं। जवाहर हत्याकांड की फाइलें जो इंसाफ की उम्मीद जगाती थी, सालों तक सिस्टम की अलमारी में दबी रही। कल्याण सिंह आए गए, रामप्रकाश गुप्ता आए गए, राजनाथ सिंह और मायावती की सरकारें भी बदलती रही, लेकिन हत्यारों की कुर्सी कभी हिली नहीं। फिर साल 2012 अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। जवाहर यादव की पत्नी ने सीधे पूछा कब मिलेगा इंसाफ अखिलेश यादव से। यहीं से शुरू हुआ मोड़। पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया। उदयभान करवरिया, कपिल मुन करवरिया, पूर्व सांसद सूरजभान करवरिया, तीनों के खिलाफ कानून ने एक साथ कदम बढ़ाया। साल 2015 में अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा और 8 साल 3 महीने 22 दिन तक ये नाम नैनी सेंट्रल जेल की दीवारों में कैद रहे। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये कहानी यहीं खत्म हुई या सत्ता और अपराध का ये खेल एक बार फिर शुरू होने वाला है? क्या ये अभी अदावत की जंग, सियासत की जंग और अपराध की पाठशाला ऐसे ही चलती रहेगी? इसका जवाब अभी ढूंढना बाकी है, क्योंकि करवरिया पीछे हटने वाले नहीं है, जबकि अतीक का साम्राज्य ध्वस्त हो गया है। उदयभान करवरिया आजाद था, लेकिन उन यादों और घावों का क्या जो इंसाफ मांग रहे थे। जब उम्र कैद की परिभाषा रसूख के हिसाब से बदल जाए तो समझ लीजिए लोकतंत्र के मंदिर में न्याय की देवी आज भी बेबस है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है।
प्रयागराज की गलियों में करवरिया नाम का मतलब कभी दहशत की विरासत हुआ करता था। ये वो खानदान है जिसके लिए यूपी के गृह मंत्री ने कभी एसएसपी से सिफारिश की थी। पिता भुक्कल महाराज से मिले अपराधी छवि को उदय भान ने सफेद पोष चोला पहनाकर सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। 1996 का जवाहर पंडित हत्याकांड, सरेआम कत्ल, AK-47 की गूंज, लेकिन रसूख का पहरा ऐसा था कि कल्याण सिंह से लेकर मायावती तक की सरकारों में इंसाफ की फाइलें धूल फांकती रही। 19 साल तक कानून बाहुबलियों के घर की दहलीज पर खड़ा अपनी बारी का इंतजार करता रहा। साल 2012 में सत्ता बदली तो बाहुबल का किला भी ढहा। नैनी जेल की सलाखों ने करवरिया बंधुओं के घमंड को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन 2015 में मिली उम्र कैद की मियाद सिर्फ 8 साल 3 महीने और 22 दिन में सिमट गई। सरकारी दया की एक मोहर ने आजीवन कारावास को महज 3000 से अधिक दिनों के शॉर्ट ब्रेक में बदल दिया। जब उदय भान जेल से बाहर निकले तो सवाल ये कि क्या 3 मौतों की कीमत बस इतनी ही है? क्या प्रयागराज का ये बाहुबली कानून से बड़ा है, या फिर आने वाले चुनाव की बिसात पर यह रिहाई किसी बड़े खेल का बड़ा हिस्सा है? अब देखिए, न्याय की बात तो मैं ये बता दूं कि आपराधिक मामले में कोई न्याय नहीं हो सकता है। कोई भी जिसको हत्या हो गई उसके साथ अब क्या न्याय होगा? एक तो उसको थोड़ा सा सांत्वना मिल जाती है, उसका रोष थोड़ा शांत होता है, और एक जो अंदर से असहायता की भावना पैदा होती है अपराध होने पर, उसको थोड़ा सा वो असहायता की भावना दूर होती है। लोगों को, गरीब कमज़ोर आदमी को भी लगता है कि नहीं, इसको सज़ा मिलेगी, सरकार इसको कंट्रोल करेगी। और दूसरा, सज़ा से अपराधी थोड़ा सा डरते हैं, इससे अपराध नियंत्रण होता है। लेकिन न्याय नाम की इसमें आपराधिक व्यवस्था में कोई न्याय नहीं होता है। ये गलत तरीके से लोग कहते हैं कि अपराध में कोई न्याय हो गया, न्याय नहीं होता है। वो एक बदले की भावना भी जो आदमी के अंदर पैदा होती है कि इसने हमारे आदमी को मार दिया तो हम इसको मारें, तो ये बदले की भावना थोड़ा संतुष्ट हो जाती है व्यक्ति की, जिसको रेट्रीब्यूशन कहते हैं। महाभारत में कहा गया है कि प्रतिशोध एक जो है एक वाजिब एक भावना है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो सरकार अगर प्रतिशोध ले लेती है पीड़ित के पक्ष में तो इसको रेट्रीब्यूशन अंग्रेजी में कहा जाता है। इससे जनता कानून अपने हाथ में नहीं लेती है और अराजकता नहीं फैलती है। अगर सरकार इसमें कार्रवाई नहीं करती है तो लोगों का आपराधिक व्यवस्था के प्रति विश्वास खत्म होता है और इससे अराजकता फैलने लगती है। फिर माफिया गैंगवार शुरू हो जाते हैं आपस में। उनको लगता है भाई इनको सज़ा तो मिलेगी नहीं तो हम ही इनको ठीक करें। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि आपराधिक न्याय तंत्र मजबूत रहे और उसमें कोई शिथिलता न होने पाए। साल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई और पुराना खौफ फिर से सामने आया, जवाहर पंडित मर्डर केस। इसके हटते ही उदय भान करवरिया 2 महीने तक फरार, ना कोई पता ना कोई सुराग। लेकिन 1 जनवरी 2014 को उसने सरेंडर कर दिया। भाई भी पीछे पीछे जेल में। साल अक्टूबर 2018 उत्तर प्रदेश सरकार ने सेशन कोर्ट में केस वापसी की अर्जी दे दी। दलील दी कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन इंसाफ की आवाज दब नहीं सकती। जवाहर पंडित की पत्नी बिजमा यादव सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, मुकदमा जारी रहेगा। सत्ता की हर चाल बेअसर और फिर आया दिन 4 फरवरी 2019। प्रयागराज के सेशन कोर्ट ने करवरिया बंधुओं को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। फरार से सजा तक की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, सत्ता, रसूख और कानून के खेल की कहानी भी है। जेल की दीवारें अब उसके नाम को रोक सकती हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जेल सलाखें, लेकिन करवरिया अभी जिंदा है। हमारी प्रोफाइल पर इस मुकदमे को डिसाइड किया कि एक भाई सांसद है, एक विधायक है, एक एमएलसी है, तो वो प्रोफाइल पर डिसाइड हुआ है। मेरिट पर हम हाई कोर्ट में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ और हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि हम अपराधी नहीं हैं। इस मुकदमे के अलावा हमारे ऊपर एक 323 का भी मुकदमा नहीं है। हम लोग राजनीतिक हैं, जनसेवा का हमारा काम है। 4 नवंबर 2019 प्रयागराज के सेशन कोर्ट का वो फैसला जिसने करवरिया साम्राज्य की नींव हिला दी। आजीवन कारावास यानी उम्र कैद। लगा कि 1996 की उस खूनी शाम का हिसाब अब पूरा हो गया, लेकिन उम्र कैद की लकीर, जिसे पत्थर की लकीर माना जा रहा था, वो रसूख के आगे रेत की साबित हुई। नैनी जेल में बिताए गए महज 8 साल 3 महीने और 22 दिन। सरकार की दया ने उन हजारों रातों के इंतजार को चंद सालों में शॉर्टकट में बदल दिया। जब उदय भान करवरिया जेल से बाहर निकले थे तो मुस्कान सिर्फ उनकी आजादी की नहीं थी।
षड्यंत्र तो जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं उन्हीं का है। अब ये जरा उनसे पूछो। कौन लोग हैं? वही जो आपराधिक किस्म के लोग हैं। बल्कि उस सिस्टम की लाचारी की थी जो एक विधवा के 28 साल के संघर्ष पर भारी पड़ गई इंसाफ की देवी की आंखों की पट्टी पर इसलिए होती है ताकि वो भेदभाव ना करे। लेकिन उदयभान करवरिया की रिहाई पूछ रही थी क्या वो पट्टी अब रसूखदारों को राहत देने का जरिया बन गई है। जहां कोर्ट ने केस चलाने की जिद की वहां सरकार ने सजा काटने की छूट दे दी। प्रयागराज का ये बाहुबली आजाद था, लेकिन न्याय की उस गरिमा का क्या जो आज भी नैनी जेल की सलाखों के पीछे सिसक रही है। ये माफियाओं का तो उद्देश्य ही है अपराध के जरिए संपत्ति बनाना। अब ये अगर सही तफ्तीश हो तो चाहे यूएपीए एक्ट हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, चाहे गैंगस्टर एक्ट हो, इसके तहत प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। लेकिन जितना राजनीतिक दखल इन लोगों का हो गया है इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। जो छोटे मोटे अपराधी होते हैं वो फंसते हैं इसमें, या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदी अगर कोई अपराधी है तो वो इसमें फंसता है। ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे शासकीय व्यवस्था की, लेकिन ये एक हकीकत है। जेल की दीवारों में 8 साल तक गूंजता खौफ अब खत्म होने वाला है। अच्छे आचरण और दया याचिका समिति की सिफारिश ने रास्ता खोल दिया। आदेश साफ था, अगर कोई अन्य मामला नहीं हो और शांति बनी रहे तो एसएसपी और डीएम प्रयागराज के सामने 2 जमानतें और उतनी ही राशि का निजी मुचलका जमा कराने पर उदयभान करवरिया को कारागार से मुक्त किया जाएगा। पहले भी कोशिश हुई थी कि करवरिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की पहल हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे ठुकरा दिया था। यानी कानून ने अपना फैसला किया और कहा, सत्ता ने रास्ता दिया लेकिन न्याय ने हमेशा आखिरी मोहर रखी। कानून की किताबों में जिसे सजाए मौत का विकल्प माना गया, राजनीति की फाइलों में उसे अच्छे आचरण का इनाम मिल गया। उदयभान करवरिया जो नाम जिसके खौफ से कभी प्रयागराज का पारा चढ़ जाता था, आज उसी नाम के आगे शांति व्यवस्था बनाए रखने का मुचलका मारा जा रहा था। सरकारी आदेश की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि सवाल उठने लगे, क्या 3-3 कत्ल के दाग महज 8 सालों में अच्छे व्यवहार से धुल जाते हैं? एसएसपी और डीएम के सामने 2 जमानतें और एक निजी मुचलका, क्या एक बाहुबली की आजादी की कीमत बस इतनी ही है? इस कहानी का सबसे कड़वा सच किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट था जिसने करवरिया बंधुओं को बचाने की सरकारी अर्जी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। कोर्ट ने चीख चीख कर कहा था कि मुकदमा जारी रहेगा। न्यायपालिका ने जिस बाहुबली के लिए सलाखें चुनी थी, कार्यपालिका ने उसे उसके लिए दया का दरवाजा खोल दिया। जहां कोर्ट ने केस वापस लेने की ना की थी, वहां सरकार ने समय पूर्व रिहाई की हां कर दी। रिहाई महज एक कैदी की घर वापसी नहीं बल्कि उस सिस्टम का सरेंडर है जो रसूख के आगे अक्सर घुटने टेक देता है। जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष बना तो उदयभान करवरिया सिर्फ एक पद नहीं, सिस्टम का पासवर्ड हासिल कर चुका था। यहीं से उसकी एंट्री हुई इलाहाबाद के तत्कालीन सांसद मुरली मनोहर जोशी के करीबियों में। उदयभान में वो हुनर था जो सत्ता को पसंद आता है, संगठन खड़ा करना, भीड़ जुटाना और काम को अंजाम तक पहुंचाना। धीरे धीरे वो बीजेपी सांसद का सबसे भरोसेमंद चेहरा बन गया। इस छत्रछाया ने उसे एक नया लिबास दे दिया, पाक साफ नेता का। हर जनसभा में मौजूद, हर कार्यक्रम में आगे, हर तस्वीर में मुस्कुराता चेहरा। जनता को यही दिखता रहा कि उदयभान अब सिर्फ राजनीति करता है, लेकिन यह सच सिर्फ आधा था। समानांतर दुनिया में रेत खनन की मशीनें चल रही थी, अवैध शराब की खेप उतर रही थी और रियल एस्टेट का काला खेल पूरी रफ्तार में था, और उसका मास्टरमाइंड था उदयभान करवरिया। अब पहचान भी थी, नाम भी था, और सबसे ताकतवर नेता मुरली मनोहर जोशी के करीबी होने की मुहर भी उदयभान करवरिया पर लग चुकी थी। यानी साफ था, जिस इलाहाबाद के सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम और रेतों पर, शराबों पर अतीक अहमद के ब्रदर्स का हुआ करता था, यानी अतीक और अशरफ का हुआ करता था, उसे उदयभान करवरिया ने तोड़कर अपना रास्ता साफ कर दिया था। कहते हैं कि अगर नकाब सलीके से हो तो पीछे छुपा बाहुबली भी मसीहा दिखने लगता है। उदयभान करवरिया इलाहाबाद के काले कारोबार की वो तीसरी पीढ़ी जिसने कट्टे से
पाएगी, या फिर ये रिहाई उस पुश्तैनी रसूख की अगली किस्त है जो कल भी कानून से बड़ी थी और आज भी। प्रयागराज, जहां गंगा और यमुना सरस्वती का मिलन होता है, वहां आज एक और मिलन हुआ, सत्ता के वरदान और एक बाहुबली की आजादी की। उदय भान करवरिया का जेल से बाहर आना सिर्फ एक कैदी की रिहाई नहीं बल्कि उस उम्मीद की हार है जो एक आदमी अदालत की चौखट पर लेकर बैठता है। क्या उम्र कैद महज एक शब्द बनकर रह गया जिसकी परिभाषा रसूख के हिसाब से बदल दी जाती है? क्या अच्छे आचरण का ये सरकारी मोहलत उन 3 घरों के चिरागों को वापस ला पाएगी जो 1996 की उस शाम बुझ गए थे? आज भी संगम की रेत पर रसूख का ये महाराज फिर से अपने कदम जमा रहा है तो सिस्टम की खामोशी चीख चीख कर कह रही है कि कानून की लाठी बेअसर हो सकती है। अगर हाथ में सत्ता की चाबी हो, उदय भान आजाद है, जश्न का शोर है, लेकिन इस शोर में कहीं दब गई है उस न्याय की सिसकी जो नैनी जेल की उस काल कोठरी में कैद रह गई। क्योंकि अंततः प्रयागराज गवाह है, यहाँ बाहुबली नहीं हारते, यहाँ हारता है तो सिर्फ इंसाफ का वो इंतजार जो खत्म नहीं होता। और उदय भान करवरिया के मामले में भी यही हुआ, क्योंकि जिसने 3 हत्याएं सरेआम सपा विधायक समेत AK-47 से कराई, इलाहाबाद का सिविल लाइन सिसक उठा, खून तैर रहा था सड़कों पर और न्याय की देवी आंखों पर पट्टी बांधी थी। ये बात उदय भान करवरिया के लिए सच साबित होता है कि यहाँ इंसाफ का वो इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता, वो था उदय भान करवरिया। ये ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं, एक तो पैसा दे करके और दूसरा एक अपना इम्प्रेशन बनाते हैं कि हम वहाँ प्रभावशाली हैं, चुनाव जीत सकते हैं। दुर्भाग्य से राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव जिताऊ कैंडिडेट के नाम पर किसी को भी टिकट देने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे इसी लोगों को लिया जाए, करवरिया लोगों को, तो ये इनमें जो कपिल मुनि करवरिया हैं वो बहुजन समाज पार्टी से फूलपुर से सांसद रहे और उदय भान करवरिया भाजपा से 12 से विधायक रहे। एक बार टिकट इनको मिला सदर से, वहाँ से हार गए। उसके बाद जब इनको सज़ा हो गई तो इनके परिवार की एक मेरे ख्याल छोटे भाई की पत्नी है श्रीमती नीलम करवरिया, वो भाजपा से विधायक रहीं, तो इस बार हार गई थी वो जो है। तो इस तरह से एक नेक्सस बन गया है और समाजवादी पार्टी के विधायक की हत्या करने के बावजूद समाजवादी पार्टी की सरकार कई बार आई लेकिन ये चार्जशीट कभी नहीं लगी, इतना प्रभाव इनका रहता था। तो आज के मठाधीश में हमने आपको उदय भान करवरिया की पूरी कहानी सुनाई, जो भुक्कल महाराज का दूसरा बेटा यानी माझिल बेटा था, जो पढ़ने लिखने में तेज था, इंटरमीडिएट तक अच्छे मार्क्स लाए और भुक्कल महाराज को भी ये लगता था कि 2 बेटों को अपने धंधे में यानी रेत और शराब के धंधों में शामिल कर लिया है तो उदय भान करवरिया के पढ़ाई लिखाई के बीच कोई रुकावट ना आए, इस बात की कोशिश की गई। लेकिन भुक्कल महाराज की हत्या के बाद उदय भान करवरिया मुरली मनोहर जोशी के करीबी बन गए, कोऑपरेटिव के चुनाव में सामने आए और उसके बाद 2 बार सत्ता तक का सफर किया, यानी AK-47 से सत्ता तक का सफर। उदय भान करवरिया के नाम कई बड़े अपराध, सालों तक जेल, फिर दया याचिका के आधार पर उनकी जमानत और ये सिस्टम से भारी पड़ना उदय भान करवरिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। 2 बार सत्ता तक काबिज होना और पहली बार उदय भान करवरिया ने अपने परिवार को सत्ता तक पहुंचाया था, विधायक बने, उनके भाई सांसद बने सूरज भान करवरिया। लेकिन यह साफ होता है कि कानून अंधा होता है भले ही, लेकिन कानून न्याय देता है, न्याय भले ही देर से मिले। और बिजमा यादव ने इसकी पूरी लड़ाई लड़ी, जवाहर पंडित का केस हो, इलाहाबाद की सिविल लाइन में जहां AK-47 की गोलियों ने पूरे शहर के दिल को छलनी कर दिया, 3 लाशें एक साथ सड़क पर खून से लथपथ हो गई। लेकिन उदय भान करवरिया को शायद नहीं पता था कि वक्त सबका आता है। चाणक्य ने कहा है वक्त सबका आता है, दौड़ते तो सब हैं लेकिन वक्त से तेज कोई नहीं दौड़ता। ये बात उदय भान करवरिया का परिवार भूल गया था और अंत में उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तो आज हमने उदय भान करवरिया यानी बाहुबली उदय भान करवरिया की पूरी कहानी सुनाई। अगले मठाधीश के एपिसोड में हम फिर किसी ऐसे बाहुबली की वो दास्तान, वो पूरी कहानी लेकर आपके सामने आएंगे जिसने अपराध को राजनीति का जरिया बना लिया, सियासत को अपराध का कॉकटेल बना दिया और AK-47 से सत्ता तक का सफर किया और विधानसभा और लोकसभा की कुर्सी तक
पहुंच गया। तो देखते रहिए मठाधीश। नमस्कार।